नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और जिला है सोनभद्र। हुआ कुछ यूँ कि सोनभद्र में 24 सितंबर 2025 को हाथी नाला एक थाना क्षेत्र है जहाँ पहाड़ी से सोनभद्र की पहाड़ियों से विंध्यन रेंजेस जो हैं उनसे जब आप रॉबर्ट्सगंज से आगे बढ़ेंगे और दुद्धी की तरफ जाएंगे तो एक बड़ा खतरनाक टाइप का मोड़ है जिसे हाथी नाला कहते हैं। वहाँ पर अब एक थाना बन गया है। एक ज़माने में वहाँ पर छोटी सी चौकी हुआ करती थी। मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत इसी ज़िले से की थी, सोनभद्र से। मेरी पहली पोस्टिंग थी सोनभद्र, इसलिए वो इलाका मेरा खूब अच्छी तरह से जाना समझा हुआ है। तो हाथी नाला थाना क्षेत्र के खोखा नाला जंगल में सवेरे सवेरे आदिवासी बच्चियां वहाँ पर लकड़ी बीनने के लिए जाती हैं। सूखी लकड़ी, पूरा जंगल का इलाका है और सूखी लकड़ियाँ वहाँ से ले आती हैं, तो शाम का खाना उनके घर में बनता है। वो जा रही थी तो एक आदिवासी लड़की ने एक युवती की, एक लड़की की, नौजवान लड़की की लाश देखी। फ़ौरन वहाँ से चिल्ला कर वो भागी। जो बाकी और वहाँ पर आदिवासी लोग जो मेल मेंबर्स थे उनको बुलाया, सबने देखा। दौड़ के थाने पर खबर की गई। थाने से तुरंत पुलिस आ गई और पुलिस ने देखा कि एक लड़की की लाश है। थोड़ी थोड़ी उसमें सड़न शुरू हो गई थी और उसके सिर पर गोली मारने के निशान हैं। गंभीर बात थी। लड़की की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल लग रही थी। खैर पुलिस ने उसका पंचायतनामा किया। पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। हेडक्वार्टर को सूचना दी गई कि इस तरह से एक अज्ञात लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और एक हत्या की एफआईआर, अज्ञात महिला की हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ये दर्ज कर ली गई। विवेचना शुरू हुई और फिर जब अज्ञात लाशों के बारे में जो एसओपी है कि उसकी फ़ोटो सब जगह चिपकाई जाएगी, सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा और इसके संबंध में, अज्ञात लाश के संबंध में आसपास के ज़िले, फिर आसपास के रेंज, फिर आसपास के जोन में इत्तला की जाएगी कि इस हुलिया, इस कपड़ों में, इस तरह से फलां जगह पर एक अज्ञात युवती की लाश मिली है। उसके बाद ये पूरी सूचना स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भेजी जाती है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बाद ये संकलित सूचनाएं फिर ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भेजी जाती है ताकि वहाँ पर इस तरह की सूचनाओं को देश भर से जो इकट्ठा होती हैं उनको लिपिबद्ध किया जाए, उनको सूचीबद्ध किया जाए। तो इसी एसओपी के तहत आसपास के पहले उसी रेंज के ज़िलों में सूचना दी गई। 2 दिन बाद मिर्ज़ापुर ज़िले से ये सूचना आई कि कृपा करके इसके बारे में और डिटेल आप बता दीजिए, क्योंकि गुजरात पुलिस से एक मिसिंग रिपोर्ट, एक महिला की मिसिंग रिपोर्ट आई है, महिला पुरुष दोनों की, और उसके साथ उसकी फ़ोटोग्राफ भी आई हुई है। पुलिस ने वो फ़ोटोग्राफ मंगा के देखा तो वो पहचान में आ गई कि ये मुन्नी नाम की लड़की है, ये जिसकी डेड बॉडी है। फिर पुलिस ने ढूंढना शुरू किया कि जब 2 लोग साथ में आए थे, गुजरात पुलिस में ये इनपुट दिया गया कि काफ़ी दिन से ये गुजरात से निकले थे मिर्ज़ापुर जाने के लिए, लेकिन उसके बाद से न इनका मोबाइल चालू हुआ है, न मोबाइल इनका चल रहा है, न आगे की कोई सूचना मिल पा रही है। लिहाजा इसके बारे में चूँकि मिर्ज़ापुर का जिक्र किया था मिसिंग रिपोर्ट यानी गुमशुदगी लिखाने वाले ने, इसलिए मिर्ज़ापुर को ये सूचना भेजी गई थी। मुन्नी का पता लगा, ये भी पता लग गया कि ये सिर में इसके गोली मारी गई है। तो उसके साथ जो व्यक्ति था, जिस दोनों की जो सूचना लिखाई गई थी, दरअसल दूसरा व्यक्ति था राजू। 20 साल की थी मुन्नी और 21 साल का था राजू। राजू के भांजे ने ही ये गुमशुदगी वहाँ पर लिखाई थी कि मेरे भैया और उनके साथ उनकी पत्नी, भैया भाभी यहाँ
रह रहे थे और अचानक गायब हो गई। ये कह के गए थे कि हम मिर्ज़ापुर जा रहे हैं। तो अब ये हुआ कि ये दूसरा जो साथ में था इसका क्या हुआ। खैर ढूंढते ढूंढते 24 सितंबर के बाद 5 अक्टूबर को दुद्धी के रजगढ़ घाटी के पास राजू का भी कंकाल बरामद किया गया। 5 अक्टूबर का मतलब 24 सितंबर से लेके 24, 36 और 6, 5, 11 दिन की बॉडी वो कंकाल में तब्दील हो गई थी। तो वो कंकाल बरामद किया गया और फिर उस पर जो कपड़े थे उनसे उसकी शिनाख्त की गई। गुमशुदगी में उन्हीं कपड़ों का जिक्र था। बहरहाल पुलिस ने जो सीसीटीवी वहाँ से मिर्ज़ापुर से लेके और यहाँ तक की थी वो जब निकलवाया तो फिर तो सारी बातें क्लियर हो गई। बोलेरो गाड़ी की फ़ोटो उसमें मिल गई और क्योंकि स्टेशन से बोलेरो गाड़ी में ही आकर वो दोनों बैठे थे तो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मिल गया कि ये लड़का लड़की दोनों को एक व्यक्ति अपने साथ ले जाकर बोलेरो में बिठा रहा है। बोलेरो का नंबर मिल गया और फिर वो बोलेरो जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ सीसीटीवी फुटेज से ट्रैक किया गया तो पूरी बात पता लग गई। पहचानने वालों को पहचानवाया गया तो पता लगा कि जो उसको स्टेशन पर लेने आए थे इस दंपति को वो और कोई नहीं मुन्नी का सगा भाई था। बहरहाल पुलिस ने चारों तरफ अपनी टीमें भेजी और फाइनली उसको भी गिरफ्तार कर लिया। मुन्नी के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो गिरफ्तार हुआ तब पूरी कहानी समझ में आ गई। शुरू में तो उसने बताया मुझसे क्या मतलब, मैं तो यहाँ था, मैं तो वहाँ था, फलाना था, ठिकाना था। लेकिन जब पुलिस अपनी पर आ गई तो फिर पूरी बात पता लग गई। ये बताया गया कि दोनों मुन्नी और राजू ये दोनों मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। सोनभद्र भी बिहार के बिल्कुल बॉर्डर का ज़िला है। तो ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं और दोनों ने घर का विरोध करके भाग के गुजरात में शादी कर ली और पिछले 6-7 महीने से वो दोनों पति पत्नी की तरह गुजरात में रह रहे थे, अपना जीवन बसर कर रहे थे। इसी दौरान मुन्नी का भाई इस बात से आहत होकर कि किसी ने मेरी बहन को कोई भगा कर ले गया और हमारी समाज में बहुत बदनामी हो रही है, उसने पता करना शुरू किया। 6 महीने बाद उसको ये लोकेशन मिल गई कि ये दोनों गुजरात में हैं। फिर उनका मोबाइल फ़ोन नंबर भी मिल गया क्योंकि दोनों ही उन्हीं के बीच के थे, आसपास के गांव के रहने वाले थे। दोनों के परिवारजनों से संपर्क करके, नाथित से संपर्क करके उनका मोबाइल नंबर भी मुन्नी के भाई को मिल गया। मोबाइल से उसने दोनों से अलग अलग फ़ोन से बात की और फिर दोनों को कहा कि तुम लोग लौट आओ और हम तुम्हारी शादी विंध्याचल धाम में कराएंगे। विंध्याचल धाम की बड़ी प्रसिद्धि है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में और नवरात्र में वहाँ बहुत भीड़ होती है और विंध्याचल में जो माँ विंध्यवासिनी हैं उनका बड़ा महत्व है। सारे शुभ कार्य, शादी के, मुंडन के, ये तमाम शुभ कार्य लोग वहीं पर मंदिर परिसर में ही करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं थी। जब उन दोनों को बताया गया कि तुम लोग चले आओ और हम लोगों को सब मंजूर है और अब जो हुआ वो हुआ, अगर तुमने शादी वहाँ कर ही ली है तो हमारी जो कुल देवी हैं, हमारी जो डायटी हैं वो विंध्यवासिनी देवी हैं, वहाँ उनके सामने आकर तुम एक दूसरे को मान लो, पति पत्नी मान लो और वहाँ पर हम शादी करा देंगे तो सब चीज़ें लीगलाइज हो जाएंगी। फिर तुम लोगों से कोई पूछेगा नहीं, कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए बिना डरे तुम लोग वहाँ से चले आओ और हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। विंध्याचल में ही वहाँ तमाम गेस्ट हाउस ऐसे बने हुए हैं जहाँ बाहर से लोग जोड़े आते हैं, दोनों परिवार आते हैं और वहीं पर शादी कराते हैं। 24 सितंबर को दोनों गुजरात से चले। बड़े खुश हुए कि अभी तक दोनों परिवार दोनों का विरोध कर रहे थे, शादी का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब घर वाले मान गए हैं। इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। दोनों अपना सब कपड़ा और सामान लेकर वहाँ से आए और उनको यही बताया गया था कि तुम मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पहुँच जाना, वहाँ हम गाड़ी लेकर आएंगे, सीधे विंध्याचल चलेंगे, वहीं पर दोनों परिवार के लोग सब इकट्ठा हैं और वहीं हम शादी भी करा देंगे। तो फिर 24 को आए और उस मुन्नी के भाई ने उनको वहाँ पर रिसीव किया और
विंध्याचल धाम चलने के लिए उन दोनों को एक बोलेरो गाड़ी में बिठा दिया। बोलेरो गाड़ी में ड्राइवर, उसका भाई मुन्नी और राजू, ये चार लोग वहाँ से विंध्याचल धाम की ओर चल दिए। भाई ने जैसे ही मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की सीमा आई, वहाँ पर एक बरकछा मोड़ है। बरकछा एक बाज़ार है जो रॉबर्ट्सगंज जाने के रास्ते में पड़ता है। बरकछा मोड़ पर एक और लड़के को लिफ्ट देने के नाम पर गाड़ी में बिठा लिया। जैसे ही बरकछा मोड़ पड़ा, उस लड़के ने हाथ दिया और उन्होंने कहा, अरे ये तो फलाना है, लगता है कोई ज़रूरत है। गाड़ी रोकी, उसने कहा भैया हमको भी चलना है रॉबर्ट्सगंज तक। खैर उसको भी बिठा लिया। फिर उसके बाद जैसे ही 3-4 किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ी, उस व्यक्ति ने और मुन्नी के भाई ने प्रेमी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। प्रेमिका ने इसका, यानी मुन्नी ने इसका विरोध किया, तो कार में ही दोनों भाई और उसके दोस्त ने उन दोनों को लोहे की रॉड, पहले से ही वो लोग गाड़ी में रखे हुए थे, लोहे की रॉड से बुरी तरह से पीटना शुरू किया। गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी और ये दोनों रॉड से दोनों लड़की और लड़के दोनों को पीट रहे थे। और हाथीनाला थाना क्षेत्र में जैसे ही गाड़ी पहुंची, वहाँ खोखा तिराहे के पास से पहले एक एक गोली दोनों के सर पर उसके भाई ने मार दी। लहूलुहान हो गए और जैसे ही 5-7 किलोमीटर आगे खोखा तिराहे के पास पहुँचे, जंगल में उसकी बॉडी को फेंक दिया। उसके बाद राजू के शव को, पहले मुन्नी के शव को फेंका, फिर वहाँ से काफ़ी दूर तुद्धी के रजगढ़ घाटी के पास उसकी बॉडी को भी फेंक कर, राजू की बॉडी को भी फेंक कर, और वो वहाँ से फरार हो गए। 24 सितंबर को, जैसा मैंने आपको बताया कि आदिवासी बच्चियाँ वो लकड़ी बीनने के लिए जाती हैं, दिन भर में लकड़ी बीन लेती हैं, शाम को 3-4 बजे घर आ जाती हैं। उसके बाद उनके यहाँ खाना बनना शुरू होता है। यानी 24 सितंबर को मारा गया और 25 सितंबर को ये 24 सितंबर को ही ये सूचना मिली, जबकि मारा इन लोगों ने उसके पहले था। 24 सितंबर को लड़की ने सूचना दी और ये बताया, पुलिस जब आई तो उसको पता लगा कि उसके शरीर पर गहरी चोटों के निशान हैं और सिर पर गोली लगने का निशान है। और उसी के बाद चूंकि लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई थी और न ही ये पता लग रहा था कि किसने इन लोगों को मारा है, एफआईआर हत्या की, अज्ञात महिला की हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किए जाने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये एफआईआर हो गई। उधर गुजरात में जब 4-5 दिन हो गए तो राजू के भांजे ने मामा की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर उस जांच में, जो गुजरात पुलिस ने जांच की, उसमें आया कि राजू अपनी प्रेमिका, जिससे उसने गुजरात में ही शादी की थी, उसके साथ मिर्ज़ापुर कह के गई है और ये बताया है कि मिर्ज़ापुर में सब घर वाले आ रहे हैं और हम लोगों की शादी वहीं विंध्याचल में फिर से धूमधाम से कराई जाएगी। इस सूचना पर गुजरात पुलिस ने मिर्ज़ापुर के पुलिस अधीक्षक को एक मेल भेजकर ये सूचित किया कि ये लड़का है, ये लड़की है, इन दोनों के बारे में गुमशुदगी यहाँ पर लिखाई गई है और इन दोनों की फ़ोटोग्राफ भी उस मेल के साथ अटैच करके भेज दिया गया। और तभी से ये खोजबीन शुरू हुई और इस बीच में लड़की की लाश मिल गई। जो मेल पुलिस अधीक्षक मिर्ज़ापुर को आई थी, वही मेल पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को चली गई। जैसे ही डीसीआरबी से ये पता लगा कि इस तरह से वहाँ गुमशुदगी है और इस तरह की एक बॉडी यहाँ मिली है, गुमशुदगी में मिर्ज़ापुर जाने का जिक्र किया गया है। पहले मिर्ज़ापुर सोनभद्र एक ही ज़िले में था, सोनभद्र बहुत बाद में, यानी सन 90 में जब मैंने नौकरी शुरू की थी उसके 4-5 साल पहले, 80-85 के आसपास सोनभद्र को मिर्ज़ापुर से अलग करके एक अलग ज़िला बना दिया गया था। बहुत बड़ा हो गया था मिर्ज़ापुर, शायद सबसे बड़ा ज़िला था उस समय। अविभाजित मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला था, एडमिनिस्ट्रेड ज़िला था। तो बहरहाल वहाँ पुलिस ने पता कर लिया कि ये लड़की मुन्नी है जिसकी गुमशुदगी गुजरात में लिखी गई है और गुजरात पुलिस ने जिसके बारे में मिर्ज़ापुर पुलिस को सूचना दी थी। फिर 5-6 दिन बाद
क्या बल्कि 11 दिन बाद लड़के का भी शव बरामद कर लिया गया। फिर सीसीटीवी फुटेज से पहचान की जानी शुरू हुई और उसकी शिनाख्त के बाद वही मैंने बताया कि स्टेशन से एक आदमी उन दोनों को लेकर बोलेरो में आगे की तरफ बढ़ा। बाकी रास्ते में वो बोलेरो मिलती चली गई। उस लड़के की शिनाख्त हुई कि वो मुन्नी का भाई था। पुलिस ने दबिश देकर उसको पकड़ लिया, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज में बोलेरो से दो युवक शव को पहाड़ी से नीचे फेंकते हुए देखे भी गए। उसने फिर इधर उधर की बात करने के बाद हत्या की बात कबूल कर ली। वहाँ एक यंग अधिकारी हैं, अभिषेक वर्मा, अच्छा अधिकारी है। मेरे बरेली में मेरे दौरे के मेरी पोस्टिंग के दरमियान वो वहाँ अंडर ट्रेनिंग रहे और मेरे परम मित्र बैचमेट रामलाल वर्मा के बेटे भी हैं। तो अच्छा है। शुरुआत में ही अभी नए बैच का आईपीएस अफसर है। शुरुआत में ही उसने अपनी अच्छी जो पुलिसिंग में जो अधिकारी की पकड़ होनी चाहिए उसने बना ली है। बहरहाल पूरी मेहनत करके इस पूरे केस का जो बिल्कुल ब्लाइंड था उसका खुलासा कर लिया और डबल मर्डर में लड़की के भाई और उसके दोस्त का हाथ आया। लड़की के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके दोस्त की तलाश जारी है। आज की घटना, एक प्रेमी युगल ने घर से भागकर बिहार, सोनभद्र की सीमा के पास ही बिहार में उनका घर था, वहाँ से भागकर वो गुजरात पहुँच गए। गुजरात में उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद 6 महीने तक वो पति पत्नी की तरह गुजरात में रहे और सुखी से रह रहे थे, आराम से रह रहे थे। उन्हें किसी बात की दिक्कत नहीं थी। कम उम्र के थे, 20 साल की लड़की, 21 साल का लड़का। लेकिन ये सुख बच्चों का कुछ लोगों से नहीं देखा गया। कुछ लोगों को लगा कि इससे मेरी इज्जत पर डाका डाला गया। लोग कहेंगे कि मेरे घर की लड़की किसी के साथ भाग गई। ये सुख उनसे देखा नहीं गया। 2 बच्चों का जो ठीक है उन्होंने प्यार किया और घर से चले गए, किसी को दुख दर्द नहीं दिया, अपना जाके वहाँ 4 रोटी का इंतज़ाम किया, दोनों अपना कमाने लगे, गुजरात में रहने लगे। लेकिन जो वो कहते हैं ना कि इज्जत हमारी खराब हुई तो हम इसे जीने नहीं देंगे, और इसी को ऑनर किलिंग भी कहते हैं, यानी इज्जत के लिए की गई हत्या। तो वो अपनी बेइज्जती होते देखकर लड़की के घर वालों ने उनके सर पे हत्या जो है वो काल की तरह सवार हो गई और लड़की के भाई ने साजिश करके कि आ जाओ विंध्याचल धाम में माँ विंध्यवासिनी के सामने तुम्हारी शादी करा देंगे, सारे लोग आएंगे और हम विधिवत, और हमारी कुलदेवी हैं वो माँ विंध्यवासिनी, इसलिए वहाँ से पवित्र कार्य कहीं हो नहीं सकता है, चले आओ और हम दोनों की शादी करा देंगे। अब दोनों के घर वाले इस बात के लिए राजी हैं। वो बेचारे खुशी खुशी वहाँ से भागते हुए पहली फुर्सत में जो रिजर्वेशन मिला गुजरात से वो मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर आ गए। मुन्नी के भाई ने उसका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया और बताया कि बाहर गाड़ी हमने एक कर ली है, यहाँ से सीधे हम लोग विंध्याचल चलेंगे, वहाँ सारे लोग परिवार के आए हुए हैं और पूरी बारात से और विधि विधान से तुम्हारी हम शादी करेंगे। अब आप सोचिए कि कितने सपने इस बीच में उन दोनों ने देख लिए होंगे। ट्रेन से जैसे ही मुन्नी के भाई ने रिसीव किया और बोलेरो को बिठाया, उन दोनों के आँखों में मतलब जिसे कहते हैं कई सदियों के सपने आ गए होंगे कि हमने घर से विद्रोह करके बाहर घर से भाग के शादी की। दोनों परिवार बहुत नाराज़ थे, खून के प्यासे थे, लेकिन सब ऊपर वाले की कृपा ऐसी हुई कि सबको सद्बुद्धि आ गई और हम अब विधिवत शादी करके फिर शादी करके अपने घर जाएंगे, फिर क्यों हम गुजरात जाएंगे, और सुखी जीवन अब हम घर में ही व्यतीत करेंगे। खैर वहाँ से जैसे ही शहर के कोलाहल से वो गाड़ी दूर हुई, वो उसके भाई और दोस्त ने रॉड से उन दोनों की पिटाई करनी शुरू की। वो दोनों जिंदगी की भीख मांगते रहे, लेकिन मारने वालों के सर पर काल सवार था। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, मारते रहे और गाड़ी आगे बढ़ती रही। मार मार के जब बेदम कर दिया तो इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ये जिंदा न बचें, हाथी नाला के पास पहुँचते पहुँचते उन दोनों के सर पर एक एक गोली मार दी। तो फिर वही इस हत्या के पीछे का सामान्य कारण
कि समाज में बदनामी होगी। चार लोग क्या कहेंगे? वही चार लोग, वही सदाबहार चार लोग, वही समाज के चार लोग जिनसे समाज डरता है कि ये लोग क्या कहेंगे। और वो चार लोग हर समाज में हैं। कोई समाज इन चार लोगों से, इन चार विद्वानों से अछूता नहीं है कि समाज में बदनामी होगी, चार लोग क्या कहेंगे, और किसको मुंह दिखाएंगे और किसको बताएंगे कि बेटी किसी के साथ भाग गई। ये कारण था, ये मुख्य कारण था। झूठी शान, झूठी इज्जत और चार आदमी, ये सब पर भारी पड़ गए। कल की घटना में भी मैंने बताया था कि कानून से भी ऊपर हो जाते हैं ये चार आदमी। लोगों को इनका ज़्यादा डर रहता है, कानून का उतना डर नहीं रह पाता। तो ये चार आदमी सब पर भारी पड़ जाते हैं और किसी की जान लेने में जरा सा भी हिचक इन्हें नहीं होती। तो जब तक लोग इस झूठी शान, झूठी इज्जत और समाज के ठेकेदार इन चार आदमियों के चक्कर में पड़े रहेंगे, ये सब इस तरह से जाने जाती रहेंगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।